वेलकम बच्चा लोग। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। नमस्कार है मेरा। स्वागत है आप सभी लोगों का टी विथ केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ गए हैं आपके प्यारे सोहेल सर लेके आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल ही प्यारा सा और नया सा लेक्चर। आज के दिन नीट वाले बच्चों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की गहराइयों में चलेंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का समा बांध देंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ही सरल करने वाले हैं दोस्त। आओ स्टार्ट किया जाए आज का धमाकेदार लेक्चर। पेन और कॉपी निकाल लो। नो नोट्स नो वोट्स, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी निकालो, आओ हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, आओ थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में ले चलता हूं तुम्हें। चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में। अभी हम जी रहे हैं करेंटली 2025 में, पर हम अभी आए हैं, हमें आए अभी 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल हुआ है, पर दुनिया तो ये ना जाने कब से चली आ रही है। तो तुम्हें क्या लगता है ये थर्मोडायनेमिक्स पे सिर्फ हम ही आए हैं बताने के लिए? ना, थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत पहले से आ गया बच्चों। 19th सेंचुरी में ही थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। वहीं से ये लोचा शुरू हुआ, ये दिक्कत शुरू हुई कि थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया जाए। बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस समय स्टीम इंजन्स काफी ज्यादा जो है यूज में आते थे। अब देखो दोस्त, मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूं। अगर मैंने एक बाइक खरीदी है, अब मैंने एक बाइक खरीदी है तो वो बाइक मेरे प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है। लेट्स से मेरा प्रेफरेंस है कि माइलेज मुझे ज्यादा मिले। माइलेज मुझे ज्यादा मिले मतलब अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल उसमें फिल कराऊं तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है किलोमीटर चलता हूं। तो आप ये समझ सकते हो, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूं इसी को बोलेंगे इफिशियंसी। ऐसा ना हो कि आप 1 लीटर पेट्रोल भरा रहे हो और लेट से आप 50 किलोमीटर बाइक ए में घूम रहे हो, लेकिन वही दूसरी बाइक है जिसमें आपने जो है 50 लीटर पे फ्यूल भराया है और आप सिर्फ 1 किलोमीटर घूम रहे हो। ये जो फ्यूल की इफिशियंसी है, यानी जितना हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है तो जो हीट निकल रहा है क्या वो पूरा हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है या फिर इधर उधर इन्वायरमेंट में डेसिपेट हो जा रहा है। इस पूरी चीज को अगर आप विजुलाइज करें तो ये दिक्कत अभी थोड़ी है, ये दिक्कत तो सदियों पहले रही होगी। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था उस समय स्टीम इंजन का काफी ज्यादा यूज हो रहा था। अब स्टीम इंजन क्या होते थे, उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं होते थे, साथ ही जल्दी हीट कर जाते थे। अब वो हीट कर जाते थे तो ज्यादा लंबे टाइम तक फंक्शनल भी नहीं होते थे। तो अब यहां से साइंटिस्ट के लिए चैलेंजेस आए। साइंटिस्ट के लिए चैलेंजेस ये आए कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इन इंजन्स को और ज्यादा इफिशियंट बनाया जाए और ज्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्या ऐसा किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हीट निकल रही हो, जो हीट प्रोड्यूस हो रही हो एक इंजन से, वो एंटायरली कन्वर्टेबल हो वर्क में? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? साइंटिस्ट ने ये सोचा और इस पे 19th सेंचुरी पे काम शुरू हुआ। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ आया, फिर दूसरा लॉ आया। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम जो खेला खेलने वाले हैं वो वर्क पे खेलने वाले हैं, वो हीट पे खेलने वाले हैं और इनके फ्लो पर खेलने वाले हैं। किस तरीके से हीट फ्लो कर रहा है, किस तरीके से हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही तो खेला है इस चैप्टर का। शुरू किया जाए। आइए दोस्त, चलिए तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में 2 वर्ड है, दिस इज थर्मो एंड दिस इज डायनेमिक्स। थर्मो का सेंस है बच्चों हीट, हीट थर्म मींस होता है हीट, यानी हीट का मूवमेंट। हीट का मूवमेंट ही पढ़ने वाले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी होता है हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड, कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो, एंड ट्रांसफर्ड एट हीट, ट्रांसफर हो हीट की तरह और वर्क की तरह, यानी एनर्जी का कन्वर्जन और उसका ट्रांसफर ही होता है थर्मोडायनेमिक्स। और ट्रांसफर किसमें होगा एनर्जी का? वर्क और हीट में।
वर्क और हीट में। इसको बिल्कुल आप इस तरीके से समझिए कि लेट से एक बाइक बिल्कुल ही आइडियल खड़ी थी, उसको आपने स्टार्ट किया, इग्निशन ऑन किया, उसके बाद जब आप बाइक स्टार्ट हो गई, 5 मिनट आप रुक जाइए, तो आप क्या देखोगे कि बाइक जैसे से रिवॉल्यूशन कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका इंजन हीट हो रहा है। यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूल की बर्निंग से, वो कहां कहां खर्च हो रहा है? पहला तो उस बाइक को ऑपरेट करने में, यानी इस बाइक को चलाने में, दैट इज द वर्क। और दूसरा हीट, जो इंजन गर्म हो रहा है, ठीक है, वहां पर हमारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है दोस्त? यही होता है थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? आइए इस लाइन को नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो केमिस्ट्री में हम किस चीज से डील कर रहे होते हैं? केमिस्ट्री में हम डील कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन से, डिफरेंट रिएक्शन से हम डील कर रहे होते हैं। तो रिएक्शन भी फिजिबल है या नहीं, ये कौन बताएगा हमें? ये कौन बताएगा हमें? ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कि कोई गिवन रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये बताता है हमें थर्मोडायनेमिक्स। तो जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हम बात करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है? ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू रिएक्शन एंड सिस्टम्स, यानी सिस्टम्स और रिएक्शन पे हम लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल। इट हेल्प्स प्रेडिक्ट वेदर अ रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली एंड हाउ मच एनर्जी इज इन्वॉल्व, यानी क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ये है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्त, एक बात और आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन थे? तो जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे, ही वॉज सैडी कार्नोट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स का पिता। ये कौन है? थर्मोडायनेमिक्स के पापा श्री हैं। इनको नमस्ते करो, इनको क्या करो? नमस्ते करो बच्चों। ही इज द फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया? हर जगह तो लगाओगे नहीं, हर जगह तो थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे नहीं, कहां कहां नहीं लगाना है, कहां कहां नहीं काम आता है, कहां कहां यूज नहीं है, पहले ये समझ लें, फिर तो पता ही चल जाएगा लगाना कहां है। आइए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स कहां कहां नहीं काम कर पाता है दोस्तों, कहां कहां नहीं काम कर पाता है। आइए चलिए एग्जांपल समझते हैं। इस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है ना? बिल्कुल है। ऑक्सीजन भी है कि बिल्कुल है ना? चलिए मानते हैं मेरा ये जो हाथ है ये हाइड्रोजन सेंसिटिव है और ये हाथ जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ठीक, मैं इस एटमॉस्फेयर में ये लो हाथ खींचा, हाइड्रोजन मेरे मुट्ठी में बंद है, दूसरा हाथ बाकी है, ये लो दोस्त, इसके अंदर ऑक्सीजन मुट्ठी में बंद है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तैयार हो दोस्त रिएक्शन के लिए? ओके, तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपनी पूरी ताकत से मिला दिया है। आओ देखते हैं, देखते हैं पानी बनता है कि नहीं, देखते हैं पानी बनता है कि नहीं। कहां गया पानी दोस्त? पानी ना बना, पानी तो ना बना, ये जो दिख रहा है ये पसीना है दोस्त, पानी तो ना बना। यानी ऐसा नहीं है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स ये कह दे, थर्मोडायनेमिक्स अगर ये कह दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम वाटर बना सकते हैं तो वो चीज पॉसिबल हो। आओ मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा लोग हम ऐसे लिख दें H2 + O2 gives out 2H2O, अगर मैं ऐसा लिख दे तो इसका ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि ये होगा ही होगा, इसका ये मतलब है कि ये होना चाहिए। ये क्या? ये होना चाहिए। यानी थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन होना चाहिए, पर किस रेट पर होना चाहिए?
इसके बारे में कुछ ना बता पाता है। मतलब ये प्रोसेस होगा, ये तो थर्मोडायनेमिक्स बता देगा, पर किस रेट पर होगा, किस गति पर होगा, ये नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा। तो आइए, जो सबसे पहला पॉइंट है, ये रेट से नहीं डील कर रहा होता है, ये रेट से नहीं डील कर रहा होता दोस्त। दूसरा क्या है, कोई अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब बहुत ही छोटे बॉडीज, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो ये इनसे डील नहीं करता, ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज से डील करता है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मतलब जो बल्क में पाई जाती है, समझ गए? जैसे दोस्तों गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गए, सॉलिड्स हो गए, जो बल्क में पाए जा रहे हैं। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से डील करता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तीसरी जो चीज है बच्चों, यूजुअली जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपका इक्विलिब्रियम पे ही वर्क करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम अगर आप समझना चाहो तो इक्विलिब्रियम मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि बच्चों आप जाओ पार्क में, आप जाओ पार्क में और आपको दिखे सीसॉ वाला झूला। आपको क्या दिखा दोस्त? सीसॉ वाला झूला। अब क्या हुआ, आपका एक दोस्त यहां बैठ गया और आपका एक दोस्त यहां बैठ गया, और सौभाग्य से दोनों ही 60-60 किलो के थे। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है वो 11th में 60 किलो का नहीं है? हाँ, 60 किलो का है। दोनों तरफ अगर बराबर बैठ गए हैं और आपको ये लग रहा, और हो ऐसा रहा है कि ये जो हमारा झूला है ये बिल्कुल स्थिर है, ये हिल ही नहीं रहा है, वही है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में यहां क्या हो रहा है दोस्त? तो ध्यान देखो, इक्विलिब्रियम में क्या ऐसा हो रहा है क्या कि ये भी हवा में उड़ रहे हैं, ये भी हवा में उड़ रहे हैं? तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है दोस्त? हो ये रहा है कि भाई यहां से जो ग्रेविटी खींच रही है और यहां से जो ग्रेविटी खींच रही है, और जो ये जो इसका मूवमेंट है वो क्या है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। यानी जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है इस पिवट पॉइंट के अराउंड। तो ओवरऑल ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि किसी को ग्रेविटी खींच ही नहीं रही है, पर रियलिटी ये है दोनों को ही ग्रेविटी खींच रही है। पर यही अगर रिएक्शन में, मतलब यहां पर देखो दोनों को ही ग्रेविटी खींच रही है, मतलब ये जो स्टेट है ये है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि ऐसा स्टेट जहां पर कोई कार्य हो तो रहा हो, पर जो रेट हो फॉरवर्ड रिएक्शन का, किसी चीज के आगे जाने का, और वही रेट हो बैकवर्ड रिएक्शन का, तो ऐसा लगेगा कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। यानी जिस रेट से कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर वो सेम हो जाए जिस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रिएक्शन ही ना हो रही हो। समझ गए? दैट इज द इक्विलिब्रियम। समझ गए? तो हम थर्मोडायनेमिक्स को मेनली डील करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। कहां डील करते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और चौथी और सबसे मेजर बात, ना ही आप एब्सोल्यूट इंथैल्पी निकाल पाएंगे, ना ही आप एब्सोल्यूट एनर्जी निकाल पाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ डील नहीं कर रहा है, ये डील कर रहा है विद द चेंज, यानी चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? चेंज पढ़ते हैं, हम एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं पढ़ते। तो ये हैं 4 लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सोच क्या रहे हो? नोट कर लो। बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? पेन कॉपी के साथ बैठे हो, यही चाहिए, पेन और कॉपी होना चाहिए। बिना पेन कॉपी के कोई पढ़ाई नहीं होती है, बिना पेन कॉपी के कोई पढ़ाई नहीं। अगर पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हो, लेक्चर स्किप कर दो, नहीं जरूरत है देखने की। पेन कॉपी लेके बैठा है तो ही लेक्चर देखना, और हर एक चीज नोट करते चलना। आगे बढ़ा जाए दोस्त, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब कराते हैं हीट का फ्लो, अब कराते हैं एनर्जी का फ्लो, पर कराएं किसमें? मतलब क्या और कोई चीज नहीं कंसर्न है क्या थर्मोडायनेमिक्स से? है 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 कंसर्न। हमें पहले कुछ थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी तो समझा दीजिए सर, कुछ टर्म तो समझाइए, किसके अराउंड घूमना है, किन किन चीजों को वेरी कराना है। अरे सर क्या क्या करना है थर्मो में, ये कौन बताएगा? एसोसिएटेड टर्म कौन बताएगा? सर बताएंगे।
अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। आओ तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है? तीन है मेजर टर्म, एक है आपका सिस्टम, एक है आपकी सराउंडिंग और एक है आपका बाउंड्री। एक है आपका सिस्टम, एक है आपका सराउंडिंग, एक है आपकी बाउंड्री। तीन चीजों पे डिपेंड है हमारा, मतलब तीन टर्म है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लेट्स से ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा स्टूडियो है, यही मेरा सिस्टम है, यही क्या है, मेरा सिस्टम है। इसके बाहर जो भी हो रहा है, इसके बाहर जो भी है वो सब सराउंडिंग है। वो सब क्या है? वो सब क्या है? सराउंडिंग है। ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा सिस्टम है, इसके क्या बाहर है वो सब बेकार है, वो सब सराउंडिंग है। समझे? सिस्टम, सराउंडिंग। अब जो मेरा स्टूडियो है इसकी ये वॉल्स है, और ये जो वॉल है ये क्या है? ये हमारी बाउंड्री है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। भाई दोस्त यार मेरे, लेट से ये हमारी सराउंडिंग है, ये हमारी क्या है? सराउंडिंग है। और बच्चा लोग, और प्यारे बच्चा लोग, ये है हमारा सिस्टम। दिस इज आवर सिस्टम। ये क्या है भाई? ये क्या है मित्र? ये क्या है बंधु? ये है सिस्टम, और ये हमारा सराउंडिंग है। और ये जो वॉल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, यही तो बाउंड्री है, यही तो बाउंड्री है भाई। ठीक, सिस्टम, सराउंडिंग, और ये सारी चीजें क्या है? हमारी दुनिया, हमारा यूनिवर्स। ये क्या है? हमारा यूनिवर्स, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर यूनिवर्स। तो ये बात समझ में आई। सिस्टम वो, अभी डेफिनेशन में आपको नीचे दिखा, सिस्टम वो जहां पे हम कोई वर्क, कोई काम कर रहे हो, उसके बाहर जो है वो हमारी सराउंडिंग, दोनों को जोड़ दो हमारा यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स। और जिस चीज से सेपरेशन है, जिस चीज से सेपरेशन है वो है बच्चों बाउंड्री। वो क्या है बच्चों? बाउंड्री। फटाक से इसको नोट करो, फिर वापस से स्लाइड ऊपर करता हूं और समझाता हूं। नोट कर लिया? हो गया? चल भाई आजा आगे। ओहो गलती हो गया, सर भी करे गलती, होता है बच्चों। देख भाई ये रहा। सबसे पहले सिस्टम क्या है? द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। समझ रहे हो? सिस्टम क्या है? जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। पढ़ने के लिए घबराना नहीं, कुछ और का मत सोचना। यानी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम पढ़ने के लिए इच्छुक हो, यानी जिसमें बना काम कर रहे हो, ये भी ऐसे समझो। इट कुड बी अ रिएक्शन वेसल, इंजन हो सकता है, लिविंग सेल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, रिएक्शन वेसल भी हो सकता है, यानी जिसमें हमने रिएक्शन करा रहे हो। और क्या हो सकता है? इसके साथ एक इंजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें। सिस्टम क्या होता है समझ गया? ये रहा सिस्टम। उसके बाहर जो है वो हमारी सराउंडिंग है। द एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ये क्या है? हमारी सराउंडिंग है। देखो बाबू ये डेफिनेशन है आपका, ये सिस्टम का, ये सराउंडिंग का है, और ये हमारी बाउंड्री की डेफिनेशन है। ठीक है, ये लिख लीजिए, बाउंड्री देख लीजिए। और बाउंड्री में एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी गई है, रियल या इमेजिनरी। ये क्या है? रियल या इमेजिनरी। रियल बाउंड्री जैसे ये ब्रिक वॉल, ये एक रियल बाउंड्री है। अगर आप एक ग्लास ले ले तो ग्लास में अब जब पानी भरोगे तो ग्लास से पानी बाहर नहीं रह जा रहा है, तो वो जो वॉल है वो आपकी रियल वॉल है। इमेजिनरी वॉल क्या है? इमेजिनरी वॉल जो है वो आपके और नीट एग्जाम के बीच की वॉल है, जिसको आपको क्रॉस करना है। वहां कोई बैरियर नहीं है, वहां एक मार्क्स का बैरियर है, जो वास्तव में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी वॉल वो हो सकती है जो आपके थॉट्स में हो, जो आपको नीट तक जाने से रोक रहा हो, वो सब इमेजिनरी है। जो रियल में एग्जिस्ट ना कर रहा हो पर फिर भी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हो, जैसे मैं आपका सर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो हमारे बीच भी एक डिसिप्लिन की इमेजिनरी सी वॉल है, होती है दोस्त।
वैसे ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल वॉल भी हो सकती है और इमेजिनरी वॉल भी हो सकती है। क्लियर है? इसको आप लोग बच्चा लोग जल्दी से नोट कर लो। तो हो गया? क्लियर हो गया? चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अब जो सिस्टम है जिसको हम पढ़ने में इच्छुक हैं, जिसपे हम काम करने में इच्छुक हैं, भैया कितने तरह के हो सकते हैं? सर बता दो मुझे, कितने तरह के हो सकते हैं? तो बच्चा लोग 3 तरह के हो सकते हैं। पहला हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा हमारा क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम आप ऐसे समझो कि घर पे कभी चाय बनाया है, पैन में चाय को ले जाके गैस पे रख दो, ऊपर से उसको खुला छोड़ दो, एक ऐसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। उसी के ऊपर एक लिड रख दो, कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज्ड सिस्टम हो गया। और उसमें से चाय उतार के एक थर्मस में डाल दो, थर्मस में डाल दो जो कि इंसुलेटेड है, वो कैसा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो ये 3 तरीके से सिस्टम है दोस्त, समझ गए? यानी कि ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है बच्चा लोग, ओपन सिस्टम, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है, कोई मुझे जज नहीं करेगा, ठीक है? कोई मुझे जज नहीं करेगा, थोड़ी सी पुअर ड्राइंग है मेरी, ठीक है? और लेट से यार मैं थर्मस कैसे बनाऊं, थोड़ा मैं अच्छा नहीं हूं ड्राइंग बनाने में, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं मैं आपको थर्मस बना के दिखा दूं। दोस्त ये है थर्मस, थर्मस। नाउ दिस इज अ क्लोज सिस्टम। ये कैसा है? क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कैसे है? ये ले भाई, अगर इसे दिक्कत है ले ऊपर मैंने लिड लगा दिया, क्या है? लिड है। अब एक ऐसा सिस्टम हो गया क्लोज्ड सिस्टम। ये देखो भाई ऊपर से खुला सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ सकता है वो कैसा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम होता है। जो नहीं आ सकता वो क्लोज सिस्टम होता है। और जो भैया इंसुलेटेड हो वो तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब देख भाई, किन किन चीज का हम ट्रांसफर करा रहे हैं, क्या क्या चीज हम एक्सचेंज कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। देख, या तो मास का एक्सचेंज हो सकता है या तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। किन किन चीजों का एक्सचेंज हो सकता है? मास का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। मास का एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। वापस से दोहराते हैं, मास का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज। अब कौन सा सिस्टम में क्या होगा इसको देखो। एक्सचेंज होगा किसका किसका? देखो बाबू, हम ई से लिखते हैं, एम से लिखते हैं मास, ई से लिखते हैं एनर्जी, एम से लिखते हैं मास, ई से लिखते हैं एनर्जी, एम से लिखते हैं मास, ई से लिखते हैं एनर्जी। आइए जी, देखिए जी, समझिए जी। मास, जब सिस्टम खुला हुआ है तो यहां से पानी उबलेगा तो वेपर में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, सिस्टम छोड़ देगा। देखिए इसमें हमने पानी भरा, उसको उबालने लगे, जैसे उबालेंगे जो ये पानी है वो वेपराइज होगा, वेपराइज होगा तो सिस्टम छोड़ के जा सकता है? भाई जाएगा ही। मास भी क्या होगा? लॉस होगा। मास का लॉस हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मास होता है ओपन सिस्टम में दोस्त। एक्सचेंज ऑफ मास क्या होता है? एनर्जी की बात कर लो भाई। अब जो गैस आपने यहां पर पानी जो रखा है, पानी लिक्विड स्टेट में था, वो गैस स्टेट में बढ़ा है, तो क्या उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी है? गैसेस डू वाइब्रेट वेरी रैपिडली, दे वाइब्रेट वेरी क्विकली, दे हैव हायर एनर्जी, गैसेस हैव हायर एनर्जी। तो मास के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी होता है बच्चों ओपन सिस्टम में। यानी मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम को छोड़ के जा रही होती है, जा रही होती है और चली जाती है। लेकिन अगर कंटेनर को ढक दोगे तो वॉल से बस हीट डेसिपेट होगा, बस एनर्जी बाहर जाएगी। ये मास किधर से जाएगा बच्चा? जब हम एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो मास वास छोड़ के ना जाएगा, सिर्फ एनर्जी जाएगी छोड़ के। तो मास तो नहीं जा रहा पर एनर्जी सिस्टम को छोड़ रही है, एनर्जी सिस्टम को छोड़ रही है। थर्मस में देखिए, मास तू कितने चला भैया, कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। एनर्जी अब कहां निकलेगा? अब तो आइसोलेट हो गया है चीज, अब तो सिस्टम आइसोलेट हो गया है। सिस्टम क्या हो गया है? आइसोलेट हो गया है, तो एनर्जी नहीं निकलेगा। समझ गया दोस्त? तो इसमें किसी चीज का भी एक्सचेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग? नोट कर लो।
ऑल डन, ऑल सेट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब आज के अपने अगले टॉपिक के ऊपर भाई। तो अब वो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, मैंने बोला ना माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे तो काम हो नहीं रहा है, हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे काम हो रहा है। किस पे हो रहा है? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे काम हो रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लग रही हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो जो बल्क पे डिपेंड कर रहा हो, यानी एक एक एटम के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं हो, वो बल्क के लिए 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, छोटी क्वांटिटी है, कई हजार कई लाख करोड़, ये भी छोटी क्वांटिटी होगी। मतलब इतना ज्यादा सोचो, सोचना पड़ेगा। 10 to the power 23, 10 to the power 45, 10 to the power 16, इतने ज्यादा आइटम्स हो, वही हुआ ना मैक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या? जो मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स पे भी लग रही हो, यानी बल्क पे लग रही हो। ठीक है, आओ देखते हैं क्या क्या है। प्रेशर, पहला क्या है बच्चा? फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकेंड वन इज तापमान, दैट इज टेम्परेचर। प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंथैल्पी है, इंट्रोपी है, और गिव्स फ्री एनर्जी है। इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है दोस्त? एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्लियर होगी आपको। ठीक है, ये आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। ये क्या आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक हो गया दोस्त। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां तक अब इसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, तो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां आज के वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।